हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैंने राजस्थान एक परिचय वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, क्योंकि राजस्थान जीके पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि राजस्थान का परिचय मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन बन के टाइप में आपको बताया गया था। ठीक है, तो अब इसके अंदर पार्ट 1 इसका आ चुका है, ये इसका पार्ट 2 है। किसी ने अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जा कर के देख लेना, ठीक है। और आपको ये मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, राजस्थान जीके फॉर रीट एंड लैब असिस्टेंट के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसके अंदर इसका फर्स्ट वीडियो। बाकी देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थोड़ा सा 19-20 हो सकता है रिकॉर्डिंग में, बट कंटेंट बहुत ही सॉलिड है। अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस पक्का फंसेंगे, ठीक है, क्योंकि राजस्थान जी के बदलती नहीं है और इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए करवाया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि 10 मिनट की वीडियो से अच्छा होगी 30 मिनट की वीडियो मैम रिकॉर्ड करके डाल दें, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इस रिकॉर्डिंग का और वीडियो का टाइमिंग दोनों बढ़ा दूंगी, ओके, बट आपकी डिमांड पे। तो कल की वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि राजपूताना नाम किसने दिया है, रायथान किसने बोला है, राइट, और कौन सी बुक जॉर्ज थॉमस पे लिखी गई है, कि उनके प्रकाशनकर्ता कौन थे, कहाँ पे प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें बताई गई है, इंपॉर्टेंट, आप देख लेना। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के जो द्वितीय खंड में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्रथम खंड है उससे अपन को क्या क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, तो द्वितीय खंड से क्या जानकारी मिलती है, ये इसमें लिखा हुआ है कि मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती राज्य का इतिहास लिखा हुआ है। यहाँ पे मेवाड़ नाम नहीं है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो मेवाड़ के बारे में, मेवाड़ के इतिहास का जो जानकारी मिलती है वो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के प्रथम खंड से मिलती है। ठीक है, कल वाली वीडियो में बता दिया था, तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, क्योंकि मेवाड़ बेचारा अकेला रह गया ना, और ऐसी जो अकेली वाली चीज़ें हैं ना, वो बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ध्यान रखना उसके बारे में, कहाँ इतिहास लिखा हुआ है, तो खंड फर्स्ट में है ना। इसके बाद कर्नल जेम्स टोड ने अपने एक और ग्रंथ ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा में राजस्थान के पर्यटन के बारे में वर्णन किया है। देखो, पहले ग्रंथ के बारे में आपको बता दिया डिटेल में। प्रथम ग्रंथ कौन सा था, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, ठीक है। और सेकेंड क्या था, ट्रेवल इन वेस्टर्न, मतलब इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। इसमें क्या बताया इन्होंने, तो राजस्थान के पर्यटन के बारे में बताया है। और कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया। ये इन्होंने इस अपनी यात्रा का वृत्तांत तो लिखा तो है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में, बट किसको समर्पित कर दिया, तो इन्होंने समर्पित कर दिया विलियम हंटर ब्लेयर को। ठीक है, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में जेम्स टोड ने भ्रमण करते समय व्यक्तिगत अनुभवों के साथ साथ राजपूती परंपराओं, अंधविश्वासों, आदिवासियों के जीवन, मंदिरों, मूर्तियों आदि के इतिहास का वर्णन किया है। ठीक है, तो ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में क्या किस किस के बारे में लिखा हुआ है, तो इसके अंदर राजपूती परंपराओं, अंधविश्वासों, आदिवासियों के जीवन, मंदिरों, मूर्तियों आदि के इतिहास का वर्णन किया गया है। इसके अलावा ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया नामक ग्रंथ कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी जूलिया कल्टरबक के द्वारा 1839 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। मैंने आपको कल की वीडियो में भी क्लियर किया था, लिखने वाला कोई अलग और हो सकता है और प्रकाशित करने वाला कोई और हो सकता है, ओके। तो इसको भी प्रकाशित किसने किया था, जब कर्नल जेम्स टोड शांत हो गए थे, मतलब मर गए थे, तो उनकी जो वाइफ थी जूलिया कल्टरबक ने 1839 ईस्वी में प्रकाशित किया था, ओके। कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म है वो 20 मार्च 1782 को हुआ था, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1835 में। कर्नल जेम्स टोड कहाँ के थे, तो ये स्कॉटलैंड के इलिंगस्टन शहर के निवासी थे। कर्नल जेम्स टोड 1806 ईस्वी के जून माह में पहली बार उदयपुर आए थे। ठीक है, 8 मार्च 1818 ईस्वी को कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त होकर उदयपुर पहुंचा। तो देख लो, 8 मार्च 1818 ईस्वी को जो कर्नल जेम्स टोड थे वो मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, मेवाड़ और हाड़ौती के कैसे एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट, दक्षिण पश्चिमी राजपूताने का रेजिडेंट नियुक्त होकर उदयपुर पहुंचे थे। इसके बाद जेम्स टोड को 3 नवंबर
1819 ईस्वी को सिरोही व मारवाड़ राज्यों का भी प्रभार दिया गया। मतलब सबसे पहले इनको उदयपुर के अंदर पोस्टिंग मिली थी, आप ऐसे याद रख लो। कौन से पद पे? तो पॉलिटिकल एजेंट के तौर पे। और कब? तो 8 मार्च 1818 ईस्वी को। और इसके बाद में जेम्स टोड को 3 नवंबर 1819 ईस्वी को सिरोही व मेवाड़ राज्यों का भी प्रभार दिया गया। जेम्स टोड राजस्थान का प्रथम इतिहासकार था। आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम इतिहासकार कौन था? तो ध्यान रखना जेम्स टोड थे, जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान का इतिहास लिखा था। जिन्होंने पहली बार किस दृष्टि से? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान का इतिहास लिखा था। कर्नल जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर उदयपुर महाराज भीम सिंह ने अजमेर के बोरसवाड़ा गांव का नाम टोडगढ़ रख दिया। कर्नल जेम्स टोड का जो काम था वो बहुत ही प्रभावित करने वाला था, काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने उदयपुर में। ठीक है, तो उदयपुर में जो महाराज भीम सिंह थे, इन्होंने अजमेर के बोरसवाड़ा गांव का नाम क्या कर दिया? टोडगढ़ रख दिया था, क्योंकि इनके नाम में टोड आता था ना, इसीलिए इनके काम को, इस काम से प्रभावित हो गए। जब खुश होते हैं तो पहले ऐसा होता है ना, कुछ अच्छा कर दिया। जैसे कि आप लोग देखते होंगे किसी वैज्ञानिक ने कुछ अच्छा किया तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है, या उसके नाम पे, जैसे कि अपन पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो उसके अंदर जैसे रदरफोर्ड है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो एक एलिमेंट का नाम उनके नाम पे रख दिया, राइट। तो ऐसे कर देते हैं, राइट। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, तो उस टाइम पे कर्नल जेम्स टोड के नाम पे बोरसवाड़ा गांव जो कि अजमेर में पड़ता है, उसका नाम टोडगढ़ रख दिया था। इसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत पर स्थित अनेक देव मंदिरों के कारण आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने किसको हिंदू ओलंपस कहा है? तो ध्यान रखना आबू पर्वत को कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि वहाँ पर वहाँ पे बहुत सारे देव मंदिर बने हुए हैं। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता या पितामह के नाम से जाना जाता है। मतलब कर्नल जेम्स टोड पहले इतिहासकार तो थे ही, इसके साथ साथ इनको राजस्थान के इतिहास का पिता या पितामह भी कहा जाता है। वेद व्यास जी को भारत के इतिहास का पिता के उपनाम से जाना जाता है। जो वेद व्यास जी थे उनको भारत के इतिहास का पिता के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने क्या की थी? महाभारत की रचना की थी। विश्व के इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। देखो, भारत के इतिहास की बात अलग है, यहाँ पे आपने ढंग से देखा होगा। मतलब राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, ऐसे ही भारत के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? वेद व्यास जी को कहा जाता है। बट विश्व के इतिहास का पिता जो है वो हेरोडोटस को कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। आप ओनली राजस्थान का याद रख लो, वही काफ़ी है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के उपनाम से भी जाना जाता है। ये सवाल इतनी बार पूछा जा चुका है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि घोड़े वाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता है। तो ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने पुरानी बहियों में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, राजपुताना शब्द का नाम इन्होंने नहीं यूज़ में लिया था, इन्होंने रायतन शब्द का नाम यूज़ लिया था कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, और वो जॉर्ज थॉमस थे जिन्होंने राजपुताना नाम, तो कंफ्यूज मत होना, रायथान जो नाम है वो दिया था कर्नल जेम्स टोड ने, बट जो राजपुताना नाम है वो दिया था जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, और रायथान का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जा सकता है तो क्या होता है? शासकों का निवास स्थान, जहाँ शासक निवास करते हैं उस जगह को रायथान कहा गया है ना। कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। कर्नल जेम्स टोड ना यहाँ से जब वापस इंग्लैंड जा रहे थे तो मानमोरी शिलालेख साथ लेके जा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया? उसको समुद्र में ही बीच रास्ते में फेंक दिया था। कर्नल जेम्स टोड ने 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार थे जिसने सामंती व्यवस्था, जागीरदार व्यवस्था तथा फ्यूडलिज्म के पर विस्तार से लिखा था। तो सामंती व्यवस्था के बारे में 19वीं शताब्दी में लिखने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड थे। इसके अलावा ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्माव्रत शब्द का प्रयोग किया गया
है ऋग्वेद, राजस्थान के लिए जो ब्रह्मावर्त शब्द है इसका ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, तो ऋग्वेद में राजस्थान के लिए कौन से नाम का यूज़ किया गया है ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना ब्रह्मावर्त शब्द का। रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांताय शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मरुकांताय शब्द का प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है, रामायण में, है ना। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के खंड शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया है, खंड शिलालेख में। ओके, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख या लिखित प्रमाण जो है वो विक्रम संवत 682 में खीमल माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही पर उत्कीर्ण बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान द्वितीय के रूप में मिलता है। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेरी तरफ से इसको 5 स्टार वाला सवाल मान लेना। ठीक है, तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, लिखित तौर पे। ठीक है, लिखित बोला है इन्होंने, लिखित प्रमाण मिले हैं विक्रम संवत 682 में। कहाँ पर, खीमल माता मंदिर। और खीमल माता मंदिर क्या है, आपसे ये से भी पूछा जा सकता है, आर्ट एंड कल्चर में आपको मंदिर पढ़ने हैं ना, तो ध्यान रखना खीमल माता मंदिर क्या है, बसंतगढ़ सिरोही पर उत्कीर्ण बसंतगढ़ शिलालेख। अगर आप ये याद रख लोगे खीमल माता मंदिर कहाँ है, बसंतगढ़ सिरोही, तो ये इस बसंतगढ़ शिलालेख का नाम तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थानादित्य के रूप में मिलता है, वहाँ पे भी एज इट इज़ राजस्थान नहीं लिखा हुआ, वहाँ पर राजस्थानादित्य के रूप में लिखा हुआ मिला है। इसके अलावा बसंतगढ़ शिलालेख चावड़ा वंश के शासक वर्मलात के समय का। अब ये आपसे पूछे, ये जो खीमल माता के मंदिर में बसंतगढ़ शिलालेख मिला है वो कौन से वंश के शासक के टाइम का है, तो ध्यान रखना चावड़ा वंश के शासक वर्मलात के समय का है। ये दास प्रथा पर उत्कीर्ण है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख है जिस पर दास प्रथा के बारे में लिखा हुआ मिलता है, तो ध्यान रखना बसंतगढ़ शिलालेख। मूर्णोत नैन्सी ने अपने ग्रंथ नैनसिरी ख्यात में राजस्थान के बारे में वर्णन किया है। तो जो मूर्णोत नैन्सी थे उन्होंने अपने ग्रंथ, उनका एक ग्रंथ था नैनसिरी ख्यात, तो नैनसिरी ख्यात के अंदर राजस्थान के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, आपसे सब बहुत बार पूछा गया है कि नैनसिरी ख्यात के जो लेखक हैं वो कौन थे, तो ध्यान रखना मूर्णोत नैन्सी ने लिखा था नैनसिरी ख्यात। वीरभान ने अपने ग्रंथ राज रूपक में राजस्थान के बारे में वर्णन किया। तो यहाँ से दो सवाल क्लियर हो रहे हैं कि राज रूपक ग्रंथ जो है उसको किसने लिखा था, तो ध्यान रखना वीरभान ने लिखा था, है ना, और राजस्थान के बारे में वर्णन किया। और आपसे से भी पूछा जा सकता है वीरभान ने अपने कौन से ग्रंथ के अंदर राजस्थान के बारे में वर्णन किया, तो आंसर आ जाएगा फिर राज रूपक। ब्रिटिश काल में राजस्थान के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले कविराज कौन थे, तो श्यामल दास थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक वीर विनोद में इतिहास लेखन का कार्य किया है। तो यहाँ पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो वीर विनोद पुस्तक है वो किसने लिखी थी, तो ध्यान रखना श्यामल दास ने लिखी थी। 1791 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करने के लिए जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह को लिखे गए पत्र में राजस्थान अथवा राजस्थानियों में एकता की इच्छा प्रकट की। ठीक है, तो 1791 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा थे भीम सिंह ने, इन्होंने क्या किया, मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करने के लिए क्या किया था, जयपुर के जो नरेश थे सवाई प्रताप सिंह उनको लेटर लिखा था, और उस लेटर में इन्होंने वर्ड का यूज़ किया था कि राजस्थान अथवा राजस्थानियों। क्यों, क्योंकि एकता की इच्छा प्रकट की थी इन्होंने। अच्छा लगता है ना राजस्थान व राजस्थान वासियों, इसी वजह से मुगल साहित्यकार मतलब इतिहासकार राजपूत शब्द को बहुवचन में लिखने में राजपूता शब्द का प्रयोग करते थे। मतलब जब राजपूत को बहुवचन में लिखते थे ना मुगल लोग, तो वो राजपूता लिखते थे। इसी कारण अंग्रेजों ने इस राज्य को राजपूताना अर्थात राजपूतों का देश नाम दिया। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के राजपूताना प्रांतीय सभा का अधिवेशन कब हुआ था, तो 9 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसमें नेहरू जी ने कर्नल जेम्स टोड के राजस्थान शब्द का दूसरी बार मतलब अखिल भारतीय जो देसी राज्य लोक परिषद है इसके राजपूताना प्रांतीय सभा का अधिवेशन कब हुआ था, तो ध्यान रखना 9 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसमें नेहरू जी ने कर्नल जेम्स टोड के राजस्थान शब्द का दूसरी बार 117 वर्ष बाद व्यवहार में प्रयोग किया। इसके बाद ये शब्द एकीकरण के छठे चरण में वैधानिक रूप से
राजपूताना की जगह प्रयोग में लाया जाने लगा। तो राजस्थान से पहले राजस्थान का क्या नाम था, तो ध्यान रखना राजपूताना था। बट जो छठा चरण हुआ था, हम एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। तो जब एकीकरण हुआ था तो एकीकरण का जो छठा चरण था, तो एकीकरण के छठे चरण के अंदर वैधानिक रूप से राजपूताना की जगह राजस्थान नाम यूज में लेने लग गए थे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो राजपूताना का नाम है वो बदलकर क्या रख दिया गया था, राजस्थान रख दिया गया था। तो आपको ये डेट याद रखनी है कि राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान कब रखा गया था। तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को ख ब बी श्रेणी का दर्जा दिया था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो राजस्थान राज्य है वो कौन सी श्रेणी में आता है, तो ध्यान रखना ये बी श्रेणी में आता है। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया था। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था, 1 नवंबर 1956 को, जब इसके अंदर अजमेर भी आकर के मिल गया था। ठीक है, 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। और 30 मार्च को प्रत्येक वर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान से पढ़ना सवाल में, क्योंकि अगर इसमें ये पूछा हो एग्ज़ाम में या ये पूछा हो, आपको ऑप्शन के तौर पे 1 नवंबर भी मिलेगा और 30 मार्च को भी मिलेगा। अगर हड़बड़ी में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो गलत हो सकता है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपको राजस्थान स्थापना दिवस के बारे में पूछा है, स्थापना दिवस, या फिर ओनली राजस्थान दिवस के बारे में पूछा है। तो जब राजस्थान दिवस के बारे में पूछा होगा तब तो आप 30 मार्च को टिक करोगे। बट अगर पूछा हो कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना 1 नवंबर को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है ना, वो ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अपनी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करके जाते हो चैनल को तो उसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, पढ़ाई करो अच्छे से। और बस ये है कि आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं, तो मन करता है थोड़ा और अच्छे से काम करने का, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। बाय बाय।